हेलो फ्रेंड्स, संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपना नया टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन अपना यही रहेगा, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किसे कहते हैं। और दूसरा अपन कह सकते हैं भी क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण क्यों करते हैं, ऐसी कहां जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन जिसे कहा जाता है वर्गीकरण। अब पहले तो अपन बात करेंगे भी क्लासिफिकेशन है क्या, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं और क्लासिफिकेशन की जरूरत कहां पड़ी। तो सिंपल सी बात है, यदि वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण का मतलब होता है कि किसी भी जीवों को या किसी भी चीज को अलग अलग भागों में डिवाइड करना क्या कहलाएगा, वर्गीकरण। लेकिन अपन जब जंतुओं या जीवों या सजीवों की बात करें तो सजीवों के अंदर वर्गीकरण का क्या मतलब होगा भी। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी जीव को उसकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। तो क्या लिखोगे भी, जीवों को समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीवों को समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटना, अलग अलग वर्गों में बांटना वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग भागों में कैसे बांटते हैं भी। मान के चलो, जैसे अपन बात करते हैं कि यहां पर कोई भी एक पौधा है, कोई भी पौधा हो सकता है। ठीक है, आम का पौधा। दूसरा यहां पर एक और छोटा पौधा है, गेहूं का। ठीक है, एक मान के चलो यहां पर कोई भी मानव खड़ा है। ठीक है, और यहां पर कोई भी एक पशु खड़ा है, जैसा भी है। ठीक है, चलो ये तो कोई भी मनुष्य हो गया, या जैसे अपन प्राणी मनुष्य बोल सकते हैं। और ये कोई भी, जैसे बकरी मान लो इसको। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि यदि मैं इस चारों जीवों की बात करूं, एक आम का पौधा है, एक गेहूं का पौधा है, एक मनुष्य है और एक बकरी है। अपन ने बात की क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का मतलब क्या होगा। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का मतलब है किसी भी जीवों को या सजीवों को उसकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में डिवाइड करना। अब कैसे करोगे, तो इस आम के पौधे की बात करूं तो यह भी पौधा है, यह भी पौधा है। इन दोनों के अंदर समानताएं पाई जाती हैं। यदि मैं पोषण की बात करूं तो यह कैसा है भी, ये है स्वपोषी। यदि आम के पौधे की बात करें तो यह कैसा है भी, ये स्वपोषी है। यदि मैं गेहूं के पौधे की बात करूं तो यह भी कैसा है भी, स्वपोषी है। दोनों स्वपोषी है तो ये इसकी क्या है भी, समानता है। इसकी बात करूं तो ये कैसा है मानो, विषमपोषी है। और मैं यदि इस बकरी की बात करूं तो ये भी क्या है भी, विषमपोषी है। ठीक है, तो ये इन दोनों की क्या है भी, इन दोनों की समानता है। अरे दोनों में समानता पाई जाती है, इन दोनों में भी क्या पाई जाती है,
समानता पाई जाती है। सिंपल सी बात है, दोनों स्वपोषी हरे, दोनों में समानता पाई जाती है। ये दोनों विषमपोषी हैं, इन दोनों में भी समानता पाई जाती है। लेकिन ये तो हैं स्वपोषी और ये हैं विषमपोषी, इन दोनों में क्या पाई जाती है? असमानता। अरे इन दोनों में समानता, इन दोनों में समानता, लेकिन आपस में क्या पाई जाती है? असमानता। तो समानता और असमानता के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया। ये स्वपोषी है तो इनको क्या कहा भाई? इन दोनों को रखा पादप जगत में, और इन दोनों को किस में रखा? जंतु जगत में। किसके आधार पर रखा भाई? समानता और असमानता के आधार पर। दोनों के अंदर समानता पाई जाती है कि स्वपोषी है, दोनों में समानता पाई जाती है विषमपोषी है, लेकिन इन दोनों में असमानता होने के कारण अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया। समान लक्षणों वालों को साथ में रखा, इधर भी समान लक्षणों वालों को साथ में रखा, लेकिन असमान लक्षण के कारण अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया। ठीक है, तो इसको तो पादप जगत में रखा, सभी स्वपोषी आ जाएंगे, विषमपोषी सभी जंतु जगत में आते हैं, तो इन दोनों को जंतु जगत में रखा। तो किसी भी जीवों को उसकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में डिवाइड करने का प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, चलो अब सीधी सी बात है, यदि मैं बात करूं भाई क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्यों जरूरी है, ऐसी कहां पर आवश्यकता पड़ी कि अपन ने क्लासिफिकेशन किया? तो सिंपल सी बात है कि क्लासिफिकेशन करने का मेन रीजन ये था कि इस धरातल पर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन की प्रजाति पाई जाती है, जिसे बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहा जाता है। भाई इस धरातल पर यदि मैं जीवों की बात करूं तो इस धरातल पर जीवों की संख्या पृथ्वी पर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन की प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, और इतने अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को बायोडायवर्सिटी या इसे कहा जाता है जैव विविधता। और जैव विविधता का सीधा सा मतलब है जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता। ठीक है, जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता। अब इस धरातल पर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब उनका अध्ययन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, भाई अध्ययन आसानी से नहीं कर सकते, इतने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उनको, उनके अध्ययन को आसान करने के लिए जीवों को अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया, जिसे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे आपने मेडिकल स्टोर के अंदर देखा होगा, यदि आप मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हो तो वहां पर ऐसे कॉलम बने होते हैं। मान के चलो आप मेडिकल स्टोर में गए तो वहां पर ऐसे कॉलम होते हैं। ठीक है, अब यहां पर ए कॉलम, बी, सी, डी, ई, एफ या पी, ठीक है, जो भी है, तो ये अलग अलग कॉलम है। अब मान के चलो आपने इस अलग अलग कॉलम को या इस अलग अलग कॉलम को क्यों बनाया जाता है? तो ये ए जो है, तो ए नाम की जितनी भी एंटीबायोटिक है इसके अंदर डालोगे, सी नाम की जितनी भी एंटीबायोटिक है यहां, पी की यहां, डी की यहां, तो इस प्रकार से अपन डाल देते हैं। जैसे मान के चलो आप मेडिकल स्टोर में गए और वहां जाके बोला भी मुझे डोलो 650 चाहिए, वो सीधा का सीधा इस डी वाले कॉलम में जाएगा और डोलो 650 लेके आ जाएगा। यदि आपने कहा पेनिसिलिन या पैरासीटामोल चाहिए, वो सीधा का सीधा कहां जाएगा? पी वाले कॉलम पे जाएगा और वहां से लेके आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया है भी? उन्होंने एंटीबायोटिक्स का डिवीजन या वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, अलग अलग वर्गों में बांट के रखा है। ए खंड वालों को, ए नाम वालों को इधर, बी वालों को इधर, सी वालों को इधर, जिसके कारण उसको एंटीबायोटिक लाने में आसानी हो सकती है। सेम का सेम जीवों का है। जीवों का मान के चलो ऐसे मेडिकल स्टोर के अंदर पूरा का पूरा एक बोरी भर के ऐसे ही मेडिकल के अंदर पूरी दवाइयां साथ में डाल देते, फिर अपन जाके बोलते भी मुझे तो डोलो 650 चाहिए या पेनिसिलिन चाहिए, तो वो आराम से ढूंढता, उसमें ढूंढने में उसे बहुत सारा टाइम भी लग जाता। लेकिन अपन ने जैसे ही पैरासीटामोल बोला वो पी वाले खंड में जाएगा,
पी वाले कॉलम में जाएगा और वहां से पैरासीटामोल लाके दे देगा। तो अपन कह सकते हैं मेडिकल में क्या किया गया, क्लासिफिकेशन, एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। तो सेम का सेम सिस्टम जीवों पर भी लागू होता है। इस धरातल पर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उस पूरी प्रजातियों का अध्ययन आसान करने के लिए जीवों का क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो नोट बना के लिख लेना भाई, जीवों का वर्गीकरण क्यों किया। नोट बना के लिख लेना, सजीवों का या सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया भाई वर्गीकरण क्यों किया गया है ना। अब आगे यदि अपन बात करें तो भाई वर्गीकरण तो अपने का भी, पेड़ पौधों का भी किया गया, जीव जंतुओं का भी किया गया, लेकिन सबसे पहले वर्गीकरण की शुरुआत किसने की। भाई वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हुआ, लेकिन यदि मैं इस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करूं, मैं इस वर्गीकरण की यदि बात करूं तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया भी। सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है, ठीक है, यदि मैं बात करूं सर्वप्रथम वर्गीकरण, तो सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला जो प्राणी था, उस प्राणी का नाम था अरस्तु। सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया भी, करने वाले प्राणी का नाम था अरस्तु। ठीक है, और इस अरस्तु ने किस आधार पर वर्गीकरण किया भी, सबसे पहले क्लासिफिकेशन अरस्तु ने किया, लेकिन ये अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन किया, इसका मेन आधार क्या था। इन्होंने, अपन कह सकते हैं, सरल बाह्य आकार की लक्षणों के आधार पर, ठीक है, सबसे पहले वर्गीकरण करने वाला कार्य कौन, किसने किया, अरस्तु ने। किस आधार पर वर्गीकरण किया, सरल बाह्य आकार की लक्षणों के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण करने का कार्य जो है वो अरस्तु ने किया था। ठीक है, अब इस अरस्तु ने क्या किया भी, इस अरस्तु ने इस लक्षणों के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा। भाई इन्होंने पेड़ पौधों का वर्गीकरण भी किया, इन्होंने जीव जंतुओं का वर्गीकरण भी किया। पेड़ पौधों का कैसे वर्गीकरण किया, इसने पेड़ पौधों को तीन भागों में बांटा, एक तो वृक्ष, एक शाख और एक झाड़ी। ठीक है, तो इन्होंने पेड़ पौधों को तीन भागों में बांट दिया। सबसे पहले वर्गीकरण अरस्तु ने किया, किसके आधार पर किया, सरल बाह्य आकार की लक्षणों के आधार पर। उन्होंने बाहर से देखा भी, एक पौधा तो बहुत ही बड़ा है तो कि ये वृक्ष है, एक झाड़ी नुमा है तो झाड़ी, और छोटे पौधे हैं उसे शाख बोल दिया। तो इन्होंने पादप का वर्गीकरण तीन भागों में किया, वृक्ष, शाख और झाड़ी। जंतुओं की बात करें तो जंतुओं को इन्होंने दो भागों में बांटा। जंतुओं की बात करें तो एक तो इन्होंने कहा भाई वे जंतु जिसमें आरबीसी क्या है भी, आरबीसी अब्सेंट है, और एक वे जंतु जिसके अंदर आरबीसी क्या है भी, प्रेजेंट।
ठीक है, तो सबसे पहले वर्गीकरण करने वाला प्राणी अरस्तु था। अरस्तु ने दो वर्गों में बांटा, एक तो इन्होंने प्लांट का वर्गीकरण भी किया और जंतु का वर्गीकरण भी किया। प्लांट की बात करें तो इन्होंने वृक्ष, शाक और झाड़ी के अंदर डिवाइड किया, और एनिमल की बात करें तो एक तो वे एनिमल जिसके ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट हो, और एक वे जिसके ब्लड के अंदर आरबीसी एब्सेंट हो। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, ये जो अरस्तु है ना, इसे जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक। ठीक है, और यदि मैं जंतु विज्ञान की, जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा, एक तो जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है, और एक हो जाएगी आपके पादप विज्ञान जैसे अपन बॉटनी बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि मैं बात करूं ऑल ओवर जीव विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहा जाता है। यदि मैं बात करूं जंतु विज्ञान का जनक तो किसे बोलोगे भाई? अरस्तु को। लेकिन यदि मैं बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, या जैसे अपन बोलते हैं पादप विज्ञान का जनक, तो इसका जनक किसे कहोगे भाई? इसका जनक कहा जाता है अरस्तु का एक शिष्य है थियोफ्रेटस। तो इस थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है? पादप विज्ञान का या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखो भी, ये तो सबसे पहले वर्गीकरण था। इसके बाद क्लासिफिकेशन करने वाला एक और प्राणी आया, उन्होंने और बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन किया। कौन आया भाई? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने जो है वो द्विजगत पद्धति प्रतिपादित की। द्विजगत वर्गीकरण। और यदि मैं इस द्विजगत वर्गीकरण की बात करूं तो द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। और इस कैरोलस लीनियस ने कितने जगत बनाए भी? 2 जगत बनाए। अरे इसने कितने जगत बनाए? 2 जगत। 2 जगत कौन कौन से बनाए भी? इस कैरोलस लीनियस की मैं बात करूं तो इस कैरोलस लीनियस ने 2 जगत बनाए। अब 2 जगत कौन से बनाए भी? यदि मैं बात करूं कि 2 जगत कौन से बनाए, तो एक तो था आपके प्लांटी जगत, और दूसरा था एनिमेलिया जगत। एक तो था प्लांटी जगत और दूसरा था आपके एनिमेलिया जगत। ठीक है, सबसे पहले यदि अपन द्विजगत पद्धति की बात करें तो देने वाले प्राणी का नाम था कैरोलस लीनियस। कितने जगत बनाए? 2। यदि मैं बात करूं भाई ये 2 जगत किसके आधार पर बनाए, इसका भी कोई न कोई बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तो ये 2 जगत पद्धति किसके आधार पर बनाई? इसने आपके बनाई कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका भित्ति के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले द्विजगत पद्धति जो है कैरोलस लीनियस ने दी। 2 जगत बनाए किसके आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर। प्लांटी जगत के अंदर उन जीवों को रखा जिसमें कोशिका भित्ति क्या होती है भी? कोशिका भित्ति उपस्थित। और एनिमेलिया जगत के अंदर उस जीवों को रखा जिसमें सेल वॉल, इसे कोशिका भित्ति को क्या बोलोगे भी? सेल वॉल। ठीक है,
और एनिमेलिया जगत की बात करें तो इसके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो क्या होगी भाई, अनुपस्थित होगी। ठीक है, एक के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, एक के अंदर सेल वॉल अब्सेंट। इस प्लांटी जगत के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, सभी पेड़ पौधों को रखा, और इसमें सभी जीव जंतुओं को रखा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, द्विजगत पद्धति में दो जगत बढ़ाए। किसने बनाए, कैरोलस लीनियस ने। कौन से, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी जगत के अंदर सभी पेड़ पौधों को रख दिया और एनिमेलिया जगत के अंदर सभी जीव जंतुओं को रख दिया। ठीक है, लेकिन इस जगत में बड़ी कमियां थी। अरे प्लांटी जगत या अपन इस कैरोलस लीनियस के द्विजगत पद्धति की बात करें तो इस द्विजगत पद्धति में कमियां थी। और कमियां थी तो कौन सी पद्धति अगली आई भाई, त्रिजगत पद्धति। ठीक है, तो क्या कमियां ऐसी रही होगी भाई, यदि मैं इस द्विजगत पद्धति की बात करूं तो इस द्विजगत पद्धति में ऐसी क्या कमियां रही होगी। तो पहली कमी क्या थी भाई, यदि मैं इस, इन्होंने तो कहा भी एक के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, दूसरे के अंदर सेल वॉल अब्सेंट। अब मान के चलो पौधे बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय भी कुछ हो सकते हैं। एनिमेलिया की बात करें तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है वो एक कोशिकीय होते हैं, और ये जो है कुछ जीव बड़े होते हैं वो बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो ये जो द्विजगत पद्धति है ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, मोनोसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के अंदर डिफरेंस, या अपन कह सकते हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित नहीं कर पाया। चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, दोनों को साथ में रखा। तो अपन कह सकते हैं भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को इन्होंने साथ में रखा, ये इसकी बड़ी कमी थी, अलग अलग नहीं कर पाया। दूसरा यदि मैं बात करूं तो ये जो एनिमेलिया जगत है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को वगैरह रखा। कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो स्वपोषी भी होते हैं, कुछ विषमपोषी भी होते हैं। तो इन्होंने ये जो है स्वपोषी और विषमपोषी के आधार पर भी अलग अलग वर्गों के अंदर डिवाइड नहीं कर पाया। स्वपोषी को भी वही स्थान दिया, विषमपोषी को भी वही स्थान दिया। और एक अपन कह सकते हैं भी जो एनिमेलिया जगत है इसमें जीवाणु को भी रख दिया, सूक्ष्म जीवों को भी रख दिया, मानव को भी रख दिया, सबको रख दिया। तो अपन तो नॉर्मल यूकैरियोटिक्स है, जीवाणुओं की बात करें तो प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर भी अंतर नहीं कर पाया। तो इनकी मेन 3 कमियां थी। एक तो पहली कमी तो क्या थी भी, स्वपोषी एवं विषमपोषी जीवों को साथ रखा। ठीक है, दूसरा अपन कह सकते हैं एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों को भी साथ रखा। अरे साथ रखा तो कमी हुई, अलग अलग कहां हुआ वर्गीकरण, बढ़िया वर्गीकरण नहीं था। और तीसरा जो है स्वपोषी हो गया, एक कोशिकीय हो गया, और तीसरा कोशिका भित्ति। ठीक है, स्वपोषी एक कोशिकीय। चलो
तीसरा लिख दो कोशिका संरचना। एक तो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक को साथ रखा। तो मेन इसके अंदर 3 कमियां थी। स्वपोषी और विषमपोषी को अलग नहीं किया, एक कोशिकी और बहुकोशिकी को अलग नहीं किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी अलग नहीं किया। तो मेनली ये 3 कमियां थी। ठीक है, तो अब इसमें तो कमियां निकली, इस द्विजगत पद्धति में कमियां थी, कमियों का सुधार करना पड़ेगा। सुधार करने के लिए यहां पर एक और पद्धति आई, और अब जो पद्धति आई उसने जगत बनाए 3, और यदि 3 जगत बनाएंगे तो पद्धति कौन सी भाई? त्रिजगत पद्धति। त्रिजगत पद्धति, ठीक है। त्रिजगत पद्धति की यदि मैं बात करूं तो त्रिजगत पद्धति किसने दी भाई? त्रिजगत पद्धति देने वाले प्राणी का नाम था एकल, और यदि त्रिजगत पद्धति एकल ने दी तो इसने कितने जगत बनाए भाई? इसने 3 जगत बनाए। अब 3 जगत कौन से बनाए? 2 जगत तो पहले से थे ही भाई, 2 जगत तो पहले से ही थे, तो इन्होंने जगत बना दिए 3। प्लांटी जगत पहले से ही था, एनिमेलिया जगत भी पहले से ही था, लेकिन इसने एक और जगत बनाया, और वो जगत कौन सा था भी? प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा? इसके अंदर सभी एक कोशिकीय जीवों को। भाई सिंपल सी बात है, द्विजगत पद्धति के अंदर तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को साथ में रखा, तो एकल आया, इन्होंने कहा ना ऐसे तो नहीं करेंगे, एक जगत और बना देते हैं जिसमें सभी एक कोशिकी को रख दे, एक कमी तो पूरी हो। अपन ने 3 कमी बताई थी, एक कमी इसने पूरी कर दी। इसने कहा चलो एक कोशिकी जीवों को मैं अलग एक और जगत बना देता हूं, उसमें रख देता हूं। तो तीसरा एक और जगत बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो प्लांटी को तो पेड़ पौधों को इसमें रख दिया, एनिमेलिया को इसमें रख दिया, और जो एक कोशिकी थे, चाहे प्लांटी हो चाहे एनिमेलिया हो, एक कोशिकी जीवों को किसमें रख दिया? प्रोटिस्टा में। तो अब 3 कमियां बताई थी, उसमें 2 कमियां तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी 2 कमियां तो इसकी बचेगी, इसकी 2 कमियां फिर भी बचेगी। पहली कौन सी? विषमपोषी और स्वपोषी, इसमें अंतर नहीं किया। और दूसरी कमी कौन सी बचेगी भी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। साथ रख दिया, मामला तो गड़बड़ हो गया। तो सीधी सी बात है, ये इनकी क्या थी रे? ये इनकी कमियां थी। अरे यही इनकी कमियां थी। ठीक है, अब त्रिजगत पद्धति में जगत बन गए 3, लेकिन फिर भी काम नहीं बैठा, फिर भी कमियां थी। एक और जगत बनाया, और पद्धति जो आई उसे कहा जाता है चतुर्जगत पद्धति, या जैसे अपन बोलते हैं 4 जगत पद्धति। 4 जगत पद्धति। 4 जगत पद्धति देने वाले प्राणी का नाम क्या था अभी? देने वाला प्राणी था आपके H.F. कॉपलैंड। ठीक है, अरे 4 जगत पद्धति किसने दी? H.F. कॉपलैंड ने। और इसने कितने जगत बनाए भाई? इसने बनाए आपके 4 जगत। और 4 जगत कौन से बनाए इसने?
तीन जगत तो पहले से ही थे। एक तो था प्रोटिस्टा, एक था प्लांटी, और एक था आपके एनिमेलिया। इस एनिमेलिया के अंदर सभी जंतुओं को रखा जिसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। प्लांटी के अंदर पेड़ पौधों को रखा। प्रोटिस्टा के अंदर सूक्ष्म जीवों को रखा, या सभी एक कोशिकीय जीवों को रखा। एक और जगत बनाया। कौन सा जगत बनाया भी? इन्होंने एक और नया जगत बनाया जिसका नाम था मोनेरा जगत। और इनके अंदर केवल किसको रखा भी? इनके अंदर केवल प्रोकैरियोटिक को रखा। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे उन जीवों के लिए एक और अलग जगत बढ़ाया। उस जगत का नाम क्या था भी? मोनेरा जगत। तो अब जगत कितने बन गए? 4 जगत। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। 4 जगत बन गए। इस कारण इसे कहा जाता है चतुर्जगत पद्धति। चतुर्जगत पद्धति किसने दी थी भी? H.F. कॉपलैंड ने। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आती है वो आती है पंच जगत पद्धति। लास्ट आती है आपके 5 जगत पद्धति। और 5 जगत पद्धति किसने दी भी? 5 जगत पद्धति देने वाला जो प्राणी है उस प्राणी का नाम है R.H. वियटेकर। R.H. वियटेकर। ठीक है, और इस R.H. वियटेकर ने कितने जगत बनाए भी? 5 जगत बनाए। और 5 जगत कौन कौन से थे? इन्होंने जो 5 जगत बनाए वो कौन कौन से थे भी? पांच जगत की बात करें तो पहला तो था आपके मोनेरा जगत। मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। और इसने जो नया जगत बनाया वो था आपके फंजाई जगत। फंजाई के बाद आता है प्लांटी। और प्लांटी के बाद आता है एनिमेलिया। अरे प्लांटी के बाद कौन सा आएगा भी? एनिमेलिया जगत। ठीक है, 5 जगत पद्धति की बात करें तो 5 जगत पद्धति किसने दी थी? R.H. वियटेकर ने। R.H. वियटेकर ने 5 जगत पद्धति दी और यही पद्धति सर्वमान्य है। अरे यही पद्धति जो है क्या है भी? सर्वमान्य है। वर्तमान में जो सर्वमान्य 5 जगत, सर्वमान्य जो वर्गीकरण की पद्धति है वो 5 जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब इसमें 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस मोनेरा जगत के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है भी? इसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत के अंदर किया जाता है भी? मोनेरा जगत के अंदर। यदि मैं बात करूं इस प्रोटिस्टा की, इसमें सभी सूक्ष्म जीवों को रखा, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है प्रोटिस्टा जगत में किया जाता है। फंजाई की बात करें तो, अरे फंजाई की बात करें तो इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन, सभी कवकों को किस वर्ग में रखा भी? फंजाई जगत के अंदर। प्लांटी के अंदर किसका अध्ययन करोगे? पेड़ पौधों का अध्ययन। और लास्ट एनिमेलिया जगत की बात करें तो इसमें किसका अध्ययन करोगे? जीव जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। 5 जगत पद्धति R.H. वियटेकर ने दी थी। 5 जगत बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। पांचों जगत में मोनेरा जगत के अंदर जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे, प्रोटिस्टा के अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, फंजाई के अंदर कवकों का अध्ययन करेंगे,
प्लांटी में पेड़ पौधों का, और एनिमेलिया में जीव जंतुओं का। ठीक है, तो ये 5 जगत पद्धति RH वियटेकर ने दी थी और यही पद्धति वर्तमान में सर्वमान्य है। तो इस 5 जगत पद्धति का अपन सिलेबस में है और पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे कि मोनेरा के अंदर जीवाणु आते हैं तो जीवाणु क्या है, खोज किसने की, सामान्य लक्षण क्या है, ये पोषण कैसे करेगा, जनन कैसे करेगा, उत्सर्जन कैसे करेगा, प्रत्येक चीज इस जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इसका पूरा का पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अब यदि मैं बात करूं भी ये 5 जगत पद्धति है, इसका मेन आधार क्या था भी? 5 जगत पद्धति का आधार, किस आधार पर 5 जगत बने भी? आधार भी तो होना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ले 5 जगत ऐसे तो नहीं बना सकते भाई, ऐसे ही थोड़ी बना सकते, उसका मेन कोई आधार होना चाहिए। ऐसे ही बनाएंगे तो लोग पूछेंगे भी ऐसे कैसे बना दिए, ऐसे तो हम भी बना देंगे। तो इनका मेन कोई न कोई आधार था। तो किस आधार पर बनाया भाई? तो पहला तो अपन कह सकते हैं काय संगठन या कोशिका संरचना। कोशिका संरचना। दूसरा कौन सा था भी? काय संगठन। अरे कोशिका संरचना का क्या मतलब है? कोशिका का संरचना का मतलब है भी कोशिका कैसी है भी, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? या तो कोशिका प्रोकैरियोटिक हो सकती है या कोशिका कैसी हो सकती है? यूकैरियोटिक। तो इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर वर्गीकरण किया। दूसरा इन्होंने काय संगठन। काय संगठन का मतलब है कोई जीव एक कोशिकीय हो सकता है और कोई जीव बहुकोशिकीय भी हो सकता है। इसका भी उन्होंने ध्यान रखा। किसने रखा भी? RH वियटेकर ने। तीसरा इन्होंने क्या कहा भी? तीसरा इसने कहा भी थोड़ा पोषण का भी ध्यान रखते हैं। या सबसे पहले इन्होंने कोशिका भित्ति भी देखी। कोशिका भित्ति सबकी अलग अलग होती है। यदि मोनेरा जगत के अंदर जीवाणु की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकैन की, प्रोटिस्टा के अंदर अनुपस्थित होती है और होगी तो सेल्यूलोज की हो जाती है। फंजाई के अंदर कवकों का अध्ययन, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की, और यदि पेड़ पौधों की बात करें तो सेल्यूलोज की, और जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। तो कोशिका भित्ति का भी ध्यान रखा। और चौथा इसने देखा भाई पोषण, पोषण की विधि देखा भी किस विधि से पोषण कर रहे हैं। पांचवा इसने देखा भी थोड़ा बहुत जनन भी देख लेते हैं, अलग अलग प्रकार से जनन करते हैं। छठा इसने और क्या देखा? इसने देखा भी जैव विकासी या जातिवृत्तीय संबंध जो है, जातिवृत्तीय संबंध या जैव विकास के संबंध है, इनका भी हल्का फुल्का ध्यान। जैसे हम बंदर से आए तो हमारी उत्पत्ति वहां से, इन सब चीजों का भी इन्होंने ध्यान रखा। तो 5 जगत पद्धति का जो मेन आधार था वो ये था: कोशिका संरचना, काय संगठन, कोशिका भित्ति, पोषण की विधि, जनन और जातिवृत्तीय संबंध। ठीक है, देख लो एक बार इसको। अगला देखो, तो ये तो देखो 5 जगत पद्धति का आधार हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे भी एक चार्ट के रूप में 5 जगत पद्धति के सामान्य लक्षण एक बार देख लेते हैं। तो बना दो इस सारणी को आप भी।
मोनेरा जगत, या इधर लक्षण लिखे क्या? इधर लक्षण लिख लेते हैं। लक्षण में क्या लिखोगे भी? लक्षण में सबसे पहले तो अपन देखेंगे भी कोशिका संरचना, ठीक है। फिर अपन क्या देखेंगे? कोशिका संरचना के बाद काय संगठन, ठीक है। काय संगठन, काय संगठन के बाद अपन क्या देखेंगे भी? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बाद देखेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली के बाद अपन क्या देखेंगे भी? कोशिका संरचना, काय संगठन, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली। फिर देख लेंगे हल्का फुल्का पोषण, पोषण के बाद देख लेंगे जनन, ठीक है। कोशिका संरचना, काय संगठन, कोशिका भित्ति, पोषण और जनन हो गए। कोशिका संरचना, काय संगठन, कोशिका भित्ति, पोषण और जनन, केंद्रक झिल्ली भी हो गए, ठीक है। ठीक है। फिर इधर ले लेंगे मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत। तो यहां तो आप लिख लो भाई मोनेरा, यहां लिख लो प्रोटिस्टा, यहां लिख लो फंजाई, फिर हो जाएगा आपके प्लांटी और फिर एनिमेलिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यदि मैं बात करूं सबसे पहले मोनेरा जगत की, तो इस मोनेरा जगत के अंदर कोशिका भित्ति किससे बनी होती है भी? कोशिका संरचना की बात करूं तो मोनेरा जगत के अंदर कोशिका संरचना कैसी किसकी बनी होगी भी? तो मोनेरा जगत के अंदर जो कोशिका संरचना है, या मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में सबको पता है क्या अंतर होगा भी? भाई मैं यदि बात करूं, एक कोशिका तो है प्रोकैरियोटिक और एक कोशिका है आपके पास यूकैरियोटिक। तो इस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है भी? अरे कुछ अंतर है या नहीं है? है तो क्या अंतर है? तो अपन नॉर्मल वे के अंदर पढ़ते हैं कि मान के चलो ये कोई भी एक कोशिका है, इस कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर पाई जाती है केंद्रक झिल्ली और अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र या आनुवंशिक पदार्थ। ये तो कोई भी कोशिका है, सेल, ये है न्यूक्लियस या जैसे बोलते हैं केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। तो नॉर्मल कोशिका तो ऐसी कोशिका होगी जिनके कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के ऊपर ये जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली, ठीक है। एक तो कोशिका हो गई ये। तो यदि ऐसी नॉर्मल कोशिका है तो इस कोशिका को कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इसे क्या बोलोगे?
इसे बोलोगे यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और ये हो जाएगी आपके प्रोकैरियोटिक, ये हो जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका। अब किस में पाई जाती है वो भी आगे पढ़ लेंगे। मान के चलो कोई भी सिंपल सी सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। दूसरा मान के चलो ये एक और कोशिका है, ये कोई भी सेल या कोशिका है, कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ और ये केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। लेकिन यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली क्या होगी, एब्सेंट, और केंद्रक झिल्ली एब्सेंट है तो पूरा का पूरा आनुवंशिक पदार्थ इस कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, और इस प्रकार के केंद्र को कहा जाता है केंद्राभ, या इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसे कहा जाता है केंद्राभ या न्यूक्लियोइड। तो यदि किसी कोशिका के केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तो आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के अंदर एकत्रित रहता है। इस प्रकार की कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, कहा जाता है। दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है कोशिका के केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, आनुवंशिक पदार्थ पूरी कोशिका में बिखरा रहता है। ऐसी सेल को या ऐसी कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और ये कोशिका केवल किस में पाई जाती है, केवल जीवाणु में पाई जाती है, केवल बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। और बाकी चार जगत जो है, चलो चलो अब देखो, यदि मैं इसका एग्जाम्पल अभी साथ में लिख लूं, अब इसकी यदि मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो ये केवल किस में पाई जाती है भी, केवल जीवाणु में पाई जाती है, केवल जीवाणु में उपस्थित होती है भी। और यदि केवल जीवाणु में उपस्थित है मतलब कौन से जगत में उपस्थित है, मोनेरा जगत में उपस्थित है, तो बाकी जितने भी जगत है उस जगत में क्या उपस्थित नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होती है। ये केवल किस में पाई जाती हैं, जीवाणु या मोनेरा जगत में पाई जाती है। और बाकी मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है, एनिमेलिया आता है। इन सब के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो एक मोनेरा जगत के अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं या जितने भी जीव है सबके अंदर यूकैरियोटिक पाई जाती हैं, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। तो अब क्या लिखोगे भी, अब अपन कर सकते हैं मोनेरा जगत में कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब यहां पर क्या है, यहां केंद्राभ है, या जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और दूसरा यदि प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर कोशिका कैसी होगी भी, इनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होगी, यूकैरियोटिक सेल। फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर भी यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक केवल मोनेरा जगत में है, इसके अलावा जितने भी है सबके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। काय संगठन की बात करें तो काय संगठन के अंदर मोनेरा के अंदर जितने भी जीव आते हैं वो कैसे होते हैं भी, एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर भी जितने भी जीव है सभी कैसे होंगे, एक कोशिकीय। ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। इसके अलावा ये सभी बहुकोशिकीय है। देखो एक कोशिकीय जीव किस में पाए जाते हैं, किस वर्ग में पाए जाते हैं, किस जगत में पाए जाते हैं, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा। डिफरेंट क्या है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक किस में पाए जाते हैं, मोनेरा जगत में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक किस में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में, एक कोशिकीय
प्रोकैरियोटिक मोनेरा में। बाकी ये बहुकोशिकीय है। अरे यदि बहुकोशिकीय है तो क्या हो जाएगा भी, उत्तक स्तर। ये उत्तक स्तर के होते हैं भाई। कोशिकाएं हैं बहुत सारी हुए तो कोशिकाओं का समूह बना, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलोगे, उत्तक। तो उत्तक स्तर किसमें पाया जाता है, फंजाई में। ठीक है, और इसमें उत्तक अंग, उत्तक से थोड़े बहुत अंग भी बनेंगे। और एनिमेलिया जगत की बात करें तो इसमें अंग तंत्र भी बनते हैं, अंग तंत्र स्तर। ठीक है, उत्तक से हल्के फुल्के अंग बन जाएंगे, लेकिन इसमें तंत्र भाई, पौधे के अंदर देखा, पौधा पाचन तंत्र लेके घूम रहा है, उत्सर्जन तंत्र लेके घूम रहा है ना, तो पौधे के अंदर अंग तंत्र नहीं होते हैं। लेकिन मानव की बात करें या जंतु जगत की बात करें तो इन जीवों के अंदर अंग तंत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। मोनेरा जगत के अंदर कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन। यदि प्रोटिस्टा की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होगी भी, इसमें कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है। मान के चलो किसी में कोशिका भित्ति हुई तो वो होती है सेल्यूलोज की। वैसे तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी, लेकिन यदि हुई तो वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, फंजाई में कवक, कवकों के अंदर कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। यदि प्लांटी की बात करें तो प्लांटी के अंदर जो है कोशिका भित्ति की बात करें तो प्लांटी पेड़ पौधे, कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। और जंतुओं की बात करें तो कोशिका भित्ति अब्सेंट। किस जगत के अंदर कोशिका भित्ति अब्सेंट है, एनिमल के अंदर, जंतु जगत में। ठीक है, केंद्रक झिल्ली की बात करें तो सिंपल सी बात है भी, मोनेरा जगत के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली क्या है, अनुपस्थित। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब केंद्रक झिल्ली उपस्थित, इसमें भी उपस्थित उपस्थित उपस्थित। ठीक है, ये सामान्य लक्षण की बात कर रहे हैं अभी। पोषण की बात करें तो मोनेरा जगत के अंदर, अरे मोनेरा जगत के अंदर पोषण के आधार पर मोनेरा जगत जो है वो स्वपोषी होते हैं भी, विषमपोषी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, या अपन बात करें तो स्वपोषी भी, प्रकाश संश्लेषी भी होंगे, और इसके साथ साथ रसायन संश्लेषी भी। देखो, मोनेरा जगत की बात करें तो स्वपोषी भी है, विषमपोषी भी है। स्वपोषी के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना लेते हैं, रसायनों के माध्यम से भी भोजन बना लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषी है, रसायन संश्लेषी भी है, स्वपोषी है, विषमपोषी है, परजीवी, परभक्षी, परजीवी या मृतजीवी, प्रत्येक प्रकार का पोषण किसमें पाया जाता है, मोनेरा जगत में। यदि मैं इस, ये लाइन कैसे आई, यदि मैं इस मोनेरा जगत की बात करूं ना, तो इस मोनेरा जगत के अंदर अपन कह सकते हैं भी ये स्वपोषी है, ये विषमपोषी है, ये मृतजीवी भी है, ये सहजीवी भी है। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है, ये रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी है। सिंपल सी बात है, मोनेरा जगत की बात करें या मोनेरा जगत के अंदर अपन पढ़ते हैं जीवाणु,
तो इस जीवाणु की बात करें तो स्वपोषी है, विषमपोषी है, मृतपोषी है, सहजीवी है, परजीवी है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है, रसायन संश्लेषी स्वपोषी है। तो इसके अंदर सब प्रकार का पोषण पाया जाता है। क्वेश्चन यहां से सीधा पूछा जाता है, सबसे जटिल उपापचय किसमें पाया जाता है? मोनेरा जगत में। क्यों? क्योंकि इतने प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो नोट बना के लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे महत्वपूर्ण, अरे ये क्या हुआ? वाह क्या बात है यार, ये तो पता ही नहीं था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या लिखोगे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर्वाधिक जटिल उपापचय मोनेरा जगत में पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी, सर्वाधिक या सबसे जटिल उपापचय किस जगत में? मोनेरा जगत में। क्यों? क्योंकि पोषण के आधार पर स्वपोषी, विषमपोषी, मृतपोषी, सहजीवी, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी सभी प्रकार का पोषण इसमें देखने को मिलता है। अगला, प्रोटिस्टा के अंदर पोषण की बात करें तो प्रोटिस्टा जो है स्वपोषी भी होगा और विषमपोषी भी होगा। अब देखो स्वपोषी कौन होगा? पौधा। विषमपोषी कौन होगा? जंतु। तो इसमें स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। फंजाई जगत की बात करें तो विषमपोषी, या अपन कह सकते हैं ये होते हैं मेनली मृत जीवी, सड़े हुए मृत अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। प्लांटी पौधे होते हैं स्वपोषी। अरे पौधे कैसे होते हैं भी? स्वपोषी। और एनिमेलिया जगत जो है ये सभी होते हैं विषमपोषी। एनिमेलिया जगत होते हैं विषमपोषी। ठीक है। चलो क्या था भी? हाँ, प्लांटी में सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, एनिमेलिया में सभी पोषी विषमपोषी होते हैं। अब यहां पर यदि मैं बात करूं तो यहां पर अपन कह सकते हैं भी प्रोटिस्टा स्वपोषी मतलब प्लांटी जगत की तरह, विषमपोषी मतलब एनिमेलिया जगत की तरह। तो क्वेश्चन यहां से यह भी पूछा जाता है कि किसके, कौन से जगत के अंदर पौधे और जंतु दोनों के समान पोषण होता है? कौन सा जगत आएगा? प्रोटिस्टा जगत। तो अपन नोट बना के एक और लिख लेना भी, प्रोटिस्टा जगत में पोषण पौधे व जंतु दोनों की तरह, दोनों जैसे समान होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन सा? अमरबेल के बारे में। अमरबेल के बारे में और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अपन ने कहा जितने भी पौधे हैं, ये जितने भी पौधे हैं, इन सभी पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी। अमरबेल स्वपोषी नहीं है। तो अमरबेल कैसा है भी? अमरबेल होता है परभक्षी। ठीक है, या इसे बोलते हैं परजीवी। परजीवी पोषण प्राप्त करता है। परजीवी पोषण का क्या मतलब है भी? परजीवी देखो, एक होगा परपोषी, एक होगा परजीवी, दोनों में डिफरेंट है। परपोषी का मतलब है दूसरे जीव से भोजन बनाएगा, उसे मार के खाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं भी?
हम गेहूं से भोजन, सुबह सुबह रोटी खाते हैं, तो रोटी का मतलब क्या है, गेहूं का पौधा था, जीव था, गेहूं के पौधे को तोड़ा, फिर उसे पीसा, फिर उसे पकाया, रोटी बनाई, फिर खाया, तो गेहूं सजीव था, उसको खाया। चावल का भी सेम, चावल को पहले अपने पकड़ा, फिर घर पे लाए, फिर उसको पीसा, चावल को नहीं पीसते, सीधा उसको पकाया और खाया। तो सिंपल सी बात है, जीवों को मार के खाते हैं, तो हम क्या है, विषमपोषी, दूसरे जीव को मार के खाते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं परजीवी की, तो दूसरे जीव को मार के नहीं खाते हैं, दूसरे जीव से भोजन बनाएंगे लेकिन उसे मारेंगे नहीं। जैसे जैसे नॉर्मल एग्जांपल, सर के ऊपर जो जू रहती है, जिसे लीख बोलते हैं अपन, अरे लीख, जू नाम सुना होगा, तो जू या लीख क्या करती है भी, अपने सर के ऊपर रहती है, अपने से भोजन का निर्माण करती है, लेकिन अपन को मारती नहीं है। ठीक है, यदि जुओं की संख्या सर में ज्यादा हो गई, शरीर कमजोर पड़ सकता है, लेकिन जू अपने को मारेगी नहीं, कितनी भी रख लो सर के अंदर, मारेगी नहीं, केवल अपने से पोषण प्राप्त करेगी। तो वो क्या है, परजीवी, पराये जीव से भोजन प्राप्त करती है लेकिन उसे मारती नहीं है। अमरबेल का सेम सिस्टम है। मान के चलो ये कोई भी पौधा है, तो इस पौधे के चारों ओर अमरबेल ये ऐसे होगी और जड़ें इस पौधे के अंदर डाल देगी और पोषण प्राप्त करेगी। तो अपन कह सकते हैं भी अमरबेल ऐसा पौधा है जिसके अंदर परजीवी पोषण पाया जाता है, दूसरे पौधे से भोजन बनाएगी लेकिन उसे मारेगी नहीं। तो ये एक प्रकार का क्या है भी, पादप जगत का अपवाद है। ठीक है, चलो बाकी स्वपोषी, इसमें विषमपोषी। मेन बात करें यदि जनन या रिप्रोडक्शन की, तो मोनेरा जगत के अंदर जनन जो है स्वयुग्मन के द्वारा होगा। ठीक है, इधर युग्मक संलयन होगा, युग्मक संलयन। बाकी इसमें तो निषेचन हो जाएगा, इसमें भी निषेचन हो जाएगा, इसमें भी निषेचन हो जाएगा। सिंपल सी बात है रे। तो ये मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया के सामान्य लक्षण हैं, जो आपको ये सारणी से याद करने हैं। अब चाहे मोनेरा की बात करें, कोशिका भित्ति, तो ये मोनेरा के पूरे आगे। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय पेप्टिडोग्लाइकन, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, स्वपोषी, विषमपोषी प्रकार संश्लेषी और रसन संश्लेषी स्वपोषी प्रकार से भोजन करते हैं और स्वयुग्मन के द्वारा जनन करते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, कोशिकी सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, स्वपोषी और विषमपोषी प्रकार के होते हैं और जनन युग्मक संलयन के द्वारा होता है। तो सेम के सेम सबके सामान्य लक्षण आ गए। तो ये सारणी आपको याद करनी। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। इससे आगे जो भी होगा हम पढ़ेंगे जब भी हमारी अगली क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।